ये हमारा तीसरा लेक्चर निकल के आएगा सेट्स के ऊपर। तो आज का सेशन जो हमने स्टार्ट किया है, दैट वी आर गोइंग टू बिगिन दिस सेशन विद ए क्वेश्चन। एक क्वेश्चन की हेल्प के साथ ये सेशन शुरू कर रहे हैं, ठीक है। चेक वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और नॉट, ठीक है। चेक वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और नॉट, ठीक है। वापस, ठीक है। अब इसमें बड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। एक मिनट, ये क्वेश्चन नहीं था, सॉरी। ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है। अगेन स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स के साथ ही मूव कर रहे हैं आगे, ठीक है। इफ ए मेरे पास निकल के आ रहा है, ए के एलिमेंट्स की तरफ ध्यान दीजिए आप यहाँ पे, ठीक है। ए के एलिमेंट्स की तरफ ध्यान दीजिए जो उस दिन मैं समझाने की कोशिश कर रहा था आपको, ठीक है। 1 2 3। अब ये करली ब्रेसेस के अंदर रखा हुआ है, बट इट इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ ए। अब याद रखिएगा, जब आप एक सेट के बीच में एक सेट लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर नाम दे देता हूं बी, ठीक है। बी के बीच में आप अगर 2 बार करली ब्रेसेस डाल लेते हैं, देन जो ये वाला अंदर वाला है दैट बिकम्स द एलिमेंट। अब आप क्या लिखेंगे, 1, ये सेट करली ब्रेसेस में डाला, बिलोंग्स टू का साइन डाल के लिखोगे। उस दिन आपको यानी यही समझाने की कोशिश की थी, ठीक है। तो मैं रिमाइंडर दे रहा हूं, ये इस तरह से देके चलना। सिमिलरली दिस इज ऑल्सो करली ब्रेसेस, ये भी करली ब्रेसेस है, ठीक है। अब ये सारा खत्म होता है तो एक बड़ा करली ब्रेस निकल के आ रहा है। सो स्टेट, अब जितना भी हमने अब तक किया, ठीक है, उसके बीच में से हमने करना स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। अब ये हमें बताना कि ये सारे ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक है। तो पहला मुझे प्राइवेटली मैसेज करके बताइए आप अपना अपना आंसर, सो दैट हम बता सकें ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक है। बताइए जरा क्या निकल के आ रहा है, ट्रू है कि फॉल्स। ए, मुझे मैसेज करके बताइए ए ट्रू है कि फॉल्स। चलो हर्षुल का मैसेज आ गया, और ठीक है, इशिता का भी मैसेज आ गया, ठीक है। हलीन का भी आ गया, रमन का भी आ गया, तवलीन का भी आ गया, ठीक है। अब इसमें कुछ बच्चों ने, ठीक है, मैं बता दूं मैक्सिमम बच्चों ने ट्रू लिखा, ठीक है, और कम बच्चों ने, बहुत कम बच्चे हैं जिन्होंने फॉल्स लिखा, ठीक है। और वहां पर वो यहां पर एक सिंबल निकल के आ रहा है, दिस इज अ सिंबल ऑफ सबसेट, दिस इज अ सिंबल ऑफ सबसेट, ठीक है। अब यहां पर एक कंसेप्ट क्लियर करते हैं, ठीक है। वैसे मैं बता दूं, सिर्फ इशिता का आंसर सही है, इशिता ने फॉल्स लिखा है इसे, एंड दिस इज फॉल्स, दिस इज नॉट ए ट्रू, ठीक है। इशिता का आंसर सही है सिर्फ, वेरी गुड इशिता। बाकी सभी ने गलत दिया आंसर इसका, ठीक है। हनी ने रिप्लाई नहीं दिया था, ठीक है। अब ये फॉल्स क्यों है, अब इसके ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला आपको, अभी तक आपको शायद समझ में नहीं आया, सॉरी, मेरे में कमी होगी कुछ, मैं समझा नहीं पाया। मैंने ए सेट को लिखा, सपोज करिए 1, दिस इज ए सेट, दिस इज ए सेट, ठीक है। अब बी सेट को मैंने क्या लिख लिया, ए सेट को भी करली ब्रेसेस में लिख लिया। बी सेट इज एन अनदर सेट, ठीक है, जिसका एलिमेंट ए निकल के आ रहा है, जिसका एलिमेंट क्या निकल के आ रहा है, ए निकल के आ रहा है। सो ए इज एलिमेंट ऑफ सेट बी, ए इज एलिमेंट ऑफ सेट बी, ठीक है। ए मेरा क्या निकल के आ रहा है, एलिमेंट निकल के आ रहा है सेट बी का। तो इट मींस मैं ए के लिए क्या लिखने वाला हूं, ए बिलोंग्स टू बी लिखूंगा। अब अगर ए की वैल्यू पुट करूं तो ए की वैल्यू ये निकल के आ रही है। सो बी के लिए ये बिलोंग्स टू का निकल के आता है। एलिमेंट्स को कैसे लिखते हैं, बिलोंग्स टू के साथ लिखते हैं, ठीक है। सबसेट नहीं निकल के आएगा ये, ठीक है। सिमिलरली यहां पे, ठीक है, सिमिलरली अगर इसकी बात करोगे तो ये भी क्या निकल के आ रहा है, करली ब्रेसेस में ये एलिमेंट आ रहा है, ठीक है।
अगर आप देखो ए के बीच में आप अगर एलिमेंट्स देखो 1 2 3, तो मैं अगर करली ब्रेसेस डाल के इसे लिख रहा हूं तो ये मेरे क्या निकल के आ रहे हैं, एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स के लिए मैं क्या लिखता हूं, बिलोंग्स टू का साइन लिखता हूं। पर ये यहां पर क्या लिख रहा है, ये लिख रहा है ये, तो ये मेरा क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। तो ये मेरा क्या निकल के आएगा, ट्रू निकल के आएगा। सो इसके लिए मेरा फॉल्स है, पर इसके लिए मेरा क्या निकल के आएगा, ये ट्रू निकल के आएगा। ठीक है, ये वाली कंडीशन सही ट्रू तब निकल के आनी थी, ये ट्रू तब निकल के आना था अगर मैं इसके तरफ 2 बार करली ब्रेसेस डाल देता। अगर 2 बार करली ब्रेसेस डाल देता तो ये कंडीशन ने क्या बन जाना था, ट्रू बन जाना था। this would have turned into a true। तो ये ट्रू बन के निकलनी थी तब, एट दैट कंडीशन, एट दैट टाइम। क्लियर हो रही है बात? ठीक है हर्षल, अब क्लियर हुआ? तवलीन, अगर अभी भी डाउट है तो पूछो, मैं को एक और एग्जांपल के साथ समझा देता हूं। हरलीन क्लियर है? एक बार दोबारा कराऊं? चलो दोबारा करा रहा हूं, ध्यान से समझो। इशिता क्लियर है? इशिता को क्लियर है? आई थिंक सो। इशिता क्लियर है ना? इशिता का स्पीकर ही नहीं चल रहा। चलो दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। ए मेरा सेट है, इसमें मैंने ये वाले एलिमेंट्स लिए, ठीक है। अगर सबसेट ऑफ ए देखें, ठीक है, सबसेट्स ऑफ ए में देखें तो मेरे पास क्या आएगा, 5 आएगा। अब सबसेट जब भी लिखते हैं तो करली ब्रेसेस के बीच में लिखते हैं। सबसेट लिखता हूं तो करली ब्रेसेस के बीच में लिखता हूं। अभी और भी सेट निकल के आ सकता है, मैंने लेकिन पावर सेट नहीं बना रहा, मैं सिंपल सबसेट लिख रहा हूं, ठीक है। अगर एलिमेंट्स मेंशन हो, ये तो सबसेट होगी, ठीक है। अब सबसेट्स के लिए मैं क्या लिखूंगा, ये वाला सिंबल लिखूंगा, सबसेट ऑफ ए आएगा, सिमिलरली सबसेट ऑफ ये ए आएगा। लेकिन एलिमेंट्स के लिए अगर मैं एलिमेंट्स की बात करूं, ए के बीच में जितने भी ये नंबर आ रहे हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं, एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स के लिए मैं ये बिलोंग्स टू का साइन लिखता हूं, तब यहां पर करली ब्रेसेस नहीं लगाते, ठीक है। अगर करली ब्रेसेस लगा के लिखता हूं तो ये बन जाता है सबसेट। अगर बिना करली ब्रेसेस के लगा के लिखता हूं तो ये बन जाता है एलिमेंट। तो एलिमेंट के लिए बिलोंग्स टू यूज करते हैं, सबसेट के लिए सबसेट का सिंबल यूज करते हैं। इतना समझ में आ रहा है तवलीन? हर्षुल? Yes, sir. हरलीन? Yes, sir. Yes, sir, आ गया। ठीक है। देन मूविंग, अगर मैं इसके आगे बढ़ूं, अब मैंने ए सेट चेंज कर दिया, ए सेट के बीच में मैंने ये इस तरह से लिखा, अब इस तरह से लिख रहा हूं मैं, ठीक है। तो याद ध्यान दो, ऑल्दो ये सबसेट है लेकिन ए का क्या बन के निकल रहा है, ए के सबसेट, ए के सेट के बीच में लाए कर रहा है, ठीक है। आप ए सेट के बीच में देखिए, ए सेट के बीच में 1 भी आ रहा है, ठीक है, और सेट 1 भी आ रहा है, ठीक है। इसे बोलूंगा, ठीक है, दिस इज 1 एंड दिस इज रीडेबल एज सेट 1, ठीक है। अब बोथ बिलोंग्स टू, ये दोनों के दोनों ए सेट के एलिमेंट्स बन के आ रहे हैं, ये दोनों के दोनों ही ए सेट के एलिमेंट में आ रहे हैं, बिकॉज एलिमेंट्स निकल के आ रहे हैं, बिकॉज सेट ए के अंदर लाई कर रहे हैं। 1 इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ ए, सेट 1 इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ ए, बिकॉज बोथ आर लाइंग इन सेट ए, ठीक है, बोथ आर लाइंग इन सेट ए। बाद में बात समझ में आ रही है? अब ठीक है तवलीन? तवलीन जी बोलो कुछ, अब समझ में आ रहा है? Yes, sir, आ गया। अब आ रहा है? चलो हर्षुल आ रहा है समझ? Yes, sir. अच्छा,
अगर इसे इस वन को, अब ध्यान दो, अगर ये वाले वन को जिसे मैंने राउंड किया ब्लू कलर के साथ, ठीक है, अगर ये वन को सबसेट बनाना ए का, तो मुझे इसे कर्ली ब्रेसिस के अंदर रखना पड़ेगा ऐसे, तब मैं इसे ऐसे लिखूंगा। क्लियर हो रही बात? ठीक है। और अगर अब इसे रेड कलर के साथ लिख रहा हूं, अब अगर इसे सबसेट बनाना, एक सेट तो इसके ऊपर पहले से इसे 2 बार कर्ली ब्रेसिस के अंदर रखना पड़ेगा, तब जाके ये ए का सेट बन के निकलेगा। अब क्लियर हो गई बात? ठीक है, तभी मैंने वो क्वेश्चन रखा था आज। क्लियर है इतना? चलो अब वापस आते हैं इसके ऊपर। अब अगर मैं इस क्वेश्चन के ऊपर वापस आऊं तो मुझे क्या पता चल रहा है कि जो ये वाला एलिमेंट है, ठीक है, ये एलिमेंट है ए का, ठीक है, इट इज एन एलिमेंट ऑफ ए। तो एलिमेंट के लिए बिलोंग्स टू का साइन निकल के आ रहा है। एंड अगर इसे 2 बार कर्ली ब्रेसिस के बीच में लिख दूंगा, तब जाकर ये सबसेट बनेगा ए का। तो ये मेरा क्या निकल के आ रहा है? फॉल्स निकल के आ रहा है। ये मेरा क्या निकल के आ रहा है? ट्रू निकल के आ रहा है। ये मेरा क्या निकल के आ रहा है? ट्रू निकल के आ रहा है। एंड दिस इज ऑल्सो ट्रू, नहीं, दिस इज फॉल्स, क्योंकि ये बिलोंग्स टू है, तो मुझे सबसेट चाहिए था इसके। अगर 2 बार कर्ली ब्रेसेस आ जाएगा तो वो सबसेट बन जाता है, अगर 1 बार कर्ली ब्रेस आएगा तो वो एलिमेंट है। क्लियर है? अब ये अगली एग्जांपल पे चले। हर्षुल जी क्लियर हो गया? अब हनी सर ये 1 2 एक और भी था यार। हाँ, उसे तो यूज ही नहीं कर रहा वो। इन 4 एग्जाम्पल, ये जो 4 मेरे पास क्वेश्चनिंग है उसके बीच में तो 1 आ ही नहीं रहा। कहीं आ रहा है? अगर चाहता, 1 2 डबल एलिमेंट सबसेट भी तो बन रहा है। एक मिनट, अगर यहां पर 1 बिलोंग्स टू ए लिखता तो ये ट्रू था, 1 कर्ली ब्रेस के अंदर सबसेट बना के लिखता तो ये भी ट्रू था। ठीक है, मेरे पास ये कोई एग्जांपल यहां पर ऐसी कोई क्वेश्चनिंग की हुई है इसमें जो मैंने साइड पे लिखा, ठीक है, 1 बिलोंग्स टू ए एंड कर्ली ब्रेस 1 इज ए सबसेट ऑफ ए, ऐसा कोई ए बी सी डी में से रिपीट हो रहा है? तो 1 एलिमेंट के लिए बस यही 2 कंडीशंस बचती हैं, या तो 1 सिंगल 1 लिख दे बिलोंग्स टू ए बिकॉज 1 इज द एलिमेंट ऑफ ए, या सबसेट 1, ठीक है, सेट 1 इज द सबसेट ऑफ ए, ठीक है, तो ये वाली कंडीशन बचती। ठीक है, एक्चुअली क्लियर है? हाँ जी सर। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन क्लियर होगा, नोट कर दो, इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट क्लियर करता है। ठीक है, मूविंग फर्दर, मैं इसके आगे बढ़ता हूं जब, ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो मेरे पास निकल के आ रहा है रियल नंबर्स। आर रिप्रेजेंट करता है रियल नंबर्स, राइट इन दी रोस्टर फॉर्म। ठीक है, इसकी रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करके बताइए मुझे कैसे निकलेगा। राइट इन दी रोस्टर फॉर्म, इसे रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे? रोस्टर फॉर्म के अंदर कैसे लिखोगे इसे? अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना पड़ गया है तो रियल नंबर्स को रोस्टर फॉर्म के अंदर कैसे लिखोगे? बोलो इशिता जी, बोलो कैसे लिखोगे? चलो आओ मैं बताता हूं। या तो बच्चा इसे रोस्टर फॉर्म के अंदर इस तरह से लिखेगा 1, अब रियल नंबर्स है, नेगेटिव भी हो सकते हैं, तो ऐसे लिखते हैं डॉट 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 डाल के -2 -1 0 1 2 3,
ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर ये रोस्टर फॉर्म आ गई इसकी। दिस इज द रोस्टर फॉर्म। ठीक है, सारे के सारे रियल नंबर्स। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम क्या निकल के आ रही है, इस सारी चीज के बीच में प्रॉब्लम क्या निकल के आ रही है? ठीक है, अब मुझे इसके बीच में रैशनल्स, इरेशनल्स, ठीक है, ऐसे नंबर्स आर नॉट विजिबल। ये तो विजिबल हो ही नहीं रहे। हां, हालांकि मैं इसे लिख सकता हूं रोस्टर फॉर्म में ऐसे, पर इसमें रैशनल और इरेशनल नंबर्स मेरे पास विजिबल नहीं हो रहे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं इंटरवल्स के बीच में। यहां से मेरा कंसेप्ट निकल के आ रहा है इंटरवल्स का। ठीक है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे इंटरवल्स के बीच में? अब आगे जाके इंटरवल्स की टाइप भी आएंगी, तो इस तरह से लिखते हैं इंटरवल्स के बीच में। ठीक है, ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप ब्रैकेट्स की तरफ ध्यान दीजिए। ठीक है, अब ये वाले ब्रैकेट्स, जो ये इस तरह से ब्रैकेट्स डाल दिए जाते हैं एंड जो इस तरह से ब्रैकेट डाल दिए जाते हैं, इनके दोनों के मीनिंग्स मैथ्स के अंदर अलग अलग है। ठीक है, एंड दिस ब्रैकेट इज नोन एज, ये वाली, दिस ब्रैकेट इज नोन एज क्लोज्ड ब्रैकेट। ठीक है, एंड दिस इज नोन एज ओपन ब्रैकेट। ठीक है, तो इंटरवल्स को इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं रियल नंबर्स को। तो रियल नंबर्स माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, तो इसके बीच में रैशनल, इरेशनल हम मान के चलते कि सारा कुछ इंक्लूड है। ठीक है, तो यहां पर अब इंटरवल्स के कंसेप्ट की तरफ जा रहे हैं हम। ठीक है, मेरे पास इंटरवल्स का कंसेप्ट निकल के आ रहा है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इंटरवल्स के कंसेप्ट, उसे समझते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने यहां पर एक छोटे से एग्जांपल ले ली। ठीक है, मैंने पहले ओपन इंटरवल लिया, ठीक है, फिर क्लोज इंटरवल ले लिया, ठीक है, फिर सेट ले लिया, फिर इसे कह सकते हो सेमी क्लोज या सेमी ओपन। अब 4 रिप्रेजेंटेशंस हैं 1,2 की। ठीक है, 4 अलग अलग वेज के साथ 1,2 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैथ्स में, लेकिन 4 के 4 रिप्रेजेंटेशंस के बीच में, ठीक है, मीनिंग्स अलग अलग निकल के आ रहे हैं। मीनिंग्स आर नॉट सेम, मेरे मीनिंग्स बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। मीनिंग्स आर नॉट सेम, इसमें मीनिंग्स बिल्कुल डिफरेंट निकल के आएंगे सभी। ठीक है, रेवा आप हमें रोज ही लेट आते हो, क्या हुआ? हाफ एन आवर के लेक्चर आप रोज ही मिस कर देते हो। चलो अब इनके मीनिंग्स की तरफ जा रहा, ध्यान से समझिएगा क्या बोल रहा हूं इनके मीनिंग्स। ठीक है, अब इसके बीच में दिस इज क्लोज्ड ब्रैकेट, this is the closed bracket in which one is not included, which means one is not included. At the same time 2 is also not included. इसका मतलब निकल के आ रहा है 1 और 2 के बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं, रैशनल, इरेशनल, जितने भी नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है, 1 और 2 के बीच में, ठीक है, सिर्फ वही नंबर्स मेरे आंसर्स हैं। ठीक है, दैट आर माई आंसर्स। लेकिन 1 एंड 2 इसके बीच में मेरा आंसर का पार्ट नहीं है। व्हेन यू आर यूजिंग ए क्लोज ब्रैकेट इट मींस जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, क्या बोलते हैं, 1 एंड 2 आर कॉल्ड एक्सट्रीम वैल्यूज। इन्हें क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम वैल्यूज। ठीक है, इन क्लोज्ड ब्रैकेट extreme values are not included in the answer. Extreme values are not included in the answer. ठीक है, ये मीनिंग निकल के आ रहा है इस ब्रैकेट का।
सिमिलरली जब आप बात करते हैं ओपन ब्रैकेट्स की, दिस इज ए ओपन ब्रैकेट, ठीक है, इट मींस 1 and 2 आर ऑल्सो इंक्लूडेड, ठीक है, इनके बीच में, ठीक है, वैल्यूज lying between 1 and 2 are also included. इसमें 1 and 2 इंक्लूडेड नहीं है, बीच वाली वैल्यूज इंक्लूडेड है, इसमें 1 and 2 तो इंक्लूड है ही है, बीच वाली वैल्यूज भी इंक्लूडेड है। तो ये दो ब्रैकेट्स के मेरे को डिफरेंस पता चल रहा है मैथ्स के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर कि मेरा क्या डिफरेंस निकल के आ रहा है, सेट्स के बीच में मुझे डिफरेंस कैसे लेके चलना। एंड सो फार तीसरा दिन है, ये तो समझ में आ ही गया कि दिस इज रिप्रेजेंटिंग ए सेट। ये सेट अगर रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका मतलब यही है ओनली 1 and 2 आर देयर, ठीक है, इनके बीच वाला कोई चक्कर नहीं है इसमें, ओनली 1 and 2 आर देयर। जब ब्रैकेट्स ऐसे आ जाती हैं इट मींस इनके बीच में भी जो नंबर्स आ रहे हैं जैसे 1.01, 1.02 ये नंबर्स भी इंक्लूडेड है, ठीक है, लेकिन जब सेट डाल देते हैं तो सेट के बीच में जो आपको विजिबल आ रहा है 1 विजिबल है एंड 2, ठीक है, इनके बीच में कोई एलिमेंट नहीं है, सिर्फ 1 and only 2 आर माई आंसर्स, आर दी वैल्यूज दैट आर माई आंसर्स, द रिक्वायर्ड वैल्यूज कह सकते हैं। डिफरेंस क्लियर हो रहा है, ब्रैकेट्स का मीनिंग क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब लास्ट ब्रैकेट मेरे पास जो निकल के आ रही है, ठीक है, इसे कहते हैं सेमी क्लोज्ड। सेमी क्लोज्ड क्यों? स्टार्टिंग में क्लोज्ड है, बाद में ओपन है। इट मींस 1 इज नॉट इंक्लूडेड, ठीक है, नंबर्स, रियल नंबर्स lying between 1 and 2 are included, ठीक है, moreover 2 is also included, ठीक है। क्लोज में आपको बोला ही था मैंने, क्लोज में आपको बोला ही था कि एक्सट्रीम वैल्यूज के बीच में एक ही नंबर, एक्सट्रीम वैल्यूज आर नॉट इंक्लूडेड। अब जिसके साथ भी क्लोज ब्रैकेट निकल के आ रही है लास्ट में, ठीक है, जिस नंबर के साथ भी क्लोज ब्रैकेट निकल के आ रही है वो इंक्लूड नहीं है एक्सट्रीम वैल्यू। अब जिसके साथ ओपन ब्रैकेट निकल के आ रही है दैट इज इंक्लूडेड, ठीक है। अच्छी तरह से 4 की 4 ब्रैकेट्स को देख लो, अच्छी तरह से डिफरेंस क्लियर हो जाएगा कि मैथ्स के बीच में हम ये 4 ब्रैकेट्स को यूज कैसे करने वाले, ठीक है, इनके मीनिंग्स क्या है, ठीक है। अगर इनके बीच में कोई डाउट है तो पूछो। सर एक बार लास्ट वाली चलो लास्ट वाली मैं अलग से समझाता हूं एक बार, ठीक है। अगर लास्ट वाली को देख के चलें, ठीक है, तो मेरे पास ऐसे था, ये मेरे पास ऐसे निकल के आ रही है, तो इस साइड से क्या निकल के आ रही है? क्लोज्ड निकल के आ रही है। इस साइड से क्या निकल के आ रही है? ओपन निकल के आ रही है, ठीक है। और आपको मालूम है क्लोज्ड में, अगर आपको अच्छी तरह से मालूम हो क्लोज्ड में, ठीक है, नॉट एक्सट्रीम वैल्यू इज नॉट इंक्लूडेड, एक्सट्रीम वैल्यू इज नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, जो मेरे इंटरवल निकल के आ रहा है, ठीक है, जो नंबर्स को ये रिप्रेजेंट कर रही है उसमें वो आंसर्स कौन से हैं, ठीक है, नंबर्स या कह लो रियल नंबर्स लाइंग बिटवीन 1 and 2, रियल नंबर्स लाइंग बिटवीन 1 and 2 and 2 are my favorable values, ठीक है। 1 इसमें इंक्लूड नहीं करके चलना, ठीक है। एक्सट्रीम वैल्यू
ठीक है, टू इंक्लूड है क्योंकि टू इज ए ओपन ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट का मतलब है एक्सट्रीम इज इंक्लूडेड। क्लियर है यहां तक? ठीक है, धीरे धीरे सेट्स आगे बढ़ता जा रहा है तो थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता ही जाएगा। ठीक है, आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, मूविंग फर्दर, अगर मैं इसके आगे बढ़ता हूं, ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब ये मेरे पास क्वेश्चन है यहां पर, फाइंड द कार्डिनैलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ पावर ए वेयर ए। ठीक है, फाइंड द कार्डिनैलिटी ऑफ पावर set of power a where a is 1 and 2, where a is 1 and 2, बताइए क्या आएगा आंसर? नंबर बताना, कार्डिनैलिटी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है यार, ये क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ सबसेट्स, सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कार्डिनैलिटी का मीनिंग था नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्या आंसर आएगा? बोलो भैया, क्या आंसर आएगा? फोर शायद। तवलीन क्या आंसर आएगा? सर पावर से वही होते हैं ना जो सबसेट को कंबाइन करते हैं। हाँ, और पावर सेट इज ए सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स। सिर्फ 4 आएगा फिर। 4 आंसर आएगा। तवलीन क्या आएगा आंसर? 4 आ रहा है। अर्शुल जी क्या आंसर आ रहा है? इशिता चलो ध्यान से समझते हैं इसे। ठीक है, अब इसके अंदर 2 पार्ट्स हैं। सबसे पहले तो ए सेट दे दिया इसने। ठीक है, अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ सबसेट्स कह देते हैं, सबसेट्स ऑफ ए। मैंने उसका फॉर्मूला बताया था 2⁻n। तो यहां पर n क्या था? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो ये क्या निकल के आ रहा है? 4। मतलब नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ। ठीक है, अब आ गया ये। ठीक है, अब ये किसे रिप्रेजेंट करेगा? नंबर ऑफ एनपीए को। ये रिप्रेजेंट कर रहा है एनपीए को। याद रखिएगा, पहले मैंने सिर्फ इस पार्ट को सॉल्व किया। इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? इसके अंदर मेरे पास आ रहे हैं 4 एलिमेंट्स। समझ रहे हो बात को? ठीक है, मतलब मैंने पीए बना लेता हूं यहां पे। ठीक है, इसे रब कर देता हूं यहां पे। पहले मैं पीए शो कर देता हूं आपको। तो पीए मेरे पास क्या निकल के आएगा यहां पे? 5 1 2। हमने यही पढ़ा था। ठीक है, 4 ही आ रहे हैं। ठीक है, अब अगर इसका भी मैं पावर सेट ले लूं, इसका भी मैं पावर सेट ले लूं, ठीक है, अब अगर इसका पावर सेट ले रहा हूं, इस चीज का पावर सेट ले रहा हूं, तो इसके एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं? 4। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कह लो और यहां पर लिख लो, यहां पर सबसेट्स लिख लो।
ठीक है, या लिख लो और कार्डिनैलिटी, तो क्या निकल के आएगा, ए 2 रेज टू पावर 1 2 3 4, दैट इज 16। ठीक है, पहले इस पोर्शन के एलिमेंट्स फाइंड आउट किए, इस पोर्शन के एलिमेंट्स 4 थे। ठीक है, अब ये 4 जो मेरे पास निकल के आ रहे हैं सबसेट्स, मैंने उसका एक सेट बनाया, दैट इज पावर सेट। आगे पावर सेट का पावर सेट बना रहा हूं। पावर सेट का पावर सेट का मतलब ये है कि मेरे को अब पावर सेट के एलिमेंट्स रेज टू पावर बनाने हैं 2 के। तो इसकी कार्डिनैलिटी मेरे पास क्या निकल के आएगा, दिस इज माय रिक्वायर्ड आंसर। समझो, आज का जो सेशन निकल के आ रहा है, पुरानी बातों को, पिछले 2 दिन की बातों को कॉम्प्लेक्स वे से पूछने की कोशिश की जा रही है, कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज करवाने की कोशिश की जा रही है इसमें। ठीक है, तबलीन अब क्लियर हुआ? हनी, तबलीन, हर्षुल, इशिता, किसी को डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, अब रेवा ने हमें 4 तक तो बता ही दिया था, तो रेवा ने सिर्फ ए पावर सेट ऑफ ए बताया था, उसके एलिमेंट्स 4 बताए थे मुझे। लेकिन मुझे क्या पूछा, मैंने क्वेश्चन में क्या पूछा था, पावर सेट ऑफ ए। वर्डिंग पे ध्यान दो, मैं कैसे रीड कर रहा हूं इसे, मैथमेटिकली इसे रीड कैसे करना, पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, कि ए के पावर सेट के आगे पावर सेट बनाओ। ठीक है, तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो पावर सेट ऑफ ए के आगे से, उसे 2 रेज टू पावर 4 लिखना। ठीक है, तो ध्यान दीजिए इस बात के ऊपर, कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ ध्यान दीजिए। मैं लेवल आपका राइज करने की कोशिश कर रहा हूं धीरे धीरे विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, तो काफी हद तक हमें सेट्स के बारे में पता चला जो हमने पीछे पढ़ा। ठीक है, आज हमने थोड़ा सा सेट को कॉम्प्लेक्सिटी वे के साथ ही डील करते जा रहे हैं। ठीक है, अब नई चीज की तरफ जा रहे हैं वापस। ठीक है, वही पुरानी चीज को रिवाइज करवा रहा हूं आगे। ठीक है, मूविंग फर्दर, पुरानी चीज को वापस रिवाइज करवा रहा हूं। हमने क्या किया था, यूनियन पढ़ा था पीछे, यूनियन ऑफ द सेट पढ़ा था हमने पीछे। ठीक है, अब यूनियन ऑफ सेट के बीच में इसकी प्रॉपर्टीज निकल के आ रही है। ठीक है, सबसे पहले किसकी प्रॉपर्टीज निकल के आ रही है, यूनियन की। इसे कहते हैं ऑपरेशंस ऑन ए सेट। ठीक है, अब यूनियन के मीनिंग को और ज्यादा अच्छे तरीके से रीड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, 2 मिनट का टाइम, 1 मिनट का टाइम लीजिए। ठीक है, कनेक्शन लूज हो गया यहां पे। हो गया मेरे ख्याल से। ठीक, चलिए क्लियर है, यहां तक आगे बढ़ रहा हूं। चलिए, अब यूनियन की तरफ जा रहे हैं, यूनियन के मीनिंग की तरफ जा रहे हैं हम। ठीक है, और ज्यादा डेप्थ में स्टडी करेंगे। हालांकि हमने यूनियन को जो है लास्ट सेशन के बीच में, वेन डायग्राम्स के बीच में स्टडी कर लिया था। आज हमने प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करना। अब यूनियन का मीनिंग क्या निकल के आता है, अब याद रखिएगा, अब यूनियन का मीनिंग निकल के आता है और। ठीक है, और ठीक है, ये हिंदी वाला और है, जो हिंदी में मेरा और होता है, ये वो वाला और है। ठीक है, ये यहां पर यार लिखना मुश्किल हो जाता है। ये हिंदी वाला और है। ठीक है, या फिर इंग्लिश में बोथ। इस बात को याद रखिएगा, ये आगे चल के काम आना हमें। ठीक है, अब वेन डायग्राम के अकॉर्डिंगली
हमने ये पढ़ा था सारा कि वेन डायग्राम के अकॉर्डिंगली ए और बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे यूनियन के पार्ट होते हैं। वेन डायग्राम्स के अकॉर्डिंगली हमने ये पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन। यूनियन की हम प्रॉपर्टीज को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो पहली प्रॉपर्टी जो मुझे दिखाई दे रही है, दिस मींस ये वाली, ये बता रही है कि यूनियन ऑफ ए सेट, ये कौन सी प्रॉपर्टी आ रही है? क्यूमुटेटिव। ये क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब चाहे आप ए यूनियन बी लिख लो, चाहे बी यूनियन ए लिख लो, आंसर विल रिमेन सेम। आंसर विल रिमेन सेम। दैट इज रिप्रेजेंटिंग द क्यूमुटेटिव, कि आगे पीछे किसी को जिसे मर्जी आगे रख लो, जिसे मर्जी पीछे रख लो। ठीक है, देन सेकंड प्रॉपर्टी मुझे ये कह रही है कि व्हेनेवर ये चीज उठाई, व्हेनेवर ए यूनियन ए करोगे। अब यूनियन के बीच में हमने ये पढ़ा पीछे, ठीक है, कि ए अगर ये निकल के आ रहा है 1 2 3, बी अगर निकल के आ रहा है 2 3 4, ठीक है, तो ए यूनियन बी मैंने आपको सिखाया था, क्या निकल के आएगा? 1 2 3 4। तो जो रिपीटिंग एलिमेंट्स है, अब मैंने सेट की स्टार्टिंग पहले दिन से यही बात बोली है कि ऑलवेज सिंगल टाइम ही रिप्रेजेंट करना है सेट के बीच में। ठीक है, अगर ए के बीच में भी एलिमेंट आ रहा है, बी के बीच में भी एलिमेंट आ रहा है, लिखना एक बार ही है। ठीक है, तो आप खुद सोचो, अगर ए यूनियन ए करोगे तो यहां पर क्या हो जाएगा? 1 2 3 यूनियन 1 2 3, तो क्या आंसर आएगा? वापस 1 को एक बार ही लिखना है, 2 को भी एक बार लिखना है, 3 को भी एक बार। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ए को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दिस इज माय सेकंड प्रॉपर्टी कि ए यूनियन ए इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा? ए निकल के आएगा। ठीक है, दिस इज माय सेकंड प्रॉपर्टी। ठीक है, देन मूविंग फर्दर, अब ये दिस इज, अब इसे कह सकते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है, एसोसिएटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव में बाद में लिखूंगा, साथ में इकट्ठे सॉल्व करेंगे। दिस इज एसोसिएटिव। ठीक है, चाहे बी और सी का पहले यूनियन ले लो, ठीक है, चाहे ए और बी का यूनियन ले लो, आंसर विल रिमेन सेम, कोई फर्क नहीं आएगा। आंसर विल रिमेन सेम, कोई फर्क नहीं निकल के आएगा। ठीक है, देन अगली प्रॉपर्टी मेरे पास जो निकल के आ रही है, दैट इज यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन। ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, दिस इज द यूनिवर्सल सेट। अब अगर आपको यूनिवर्सल सेट याद हो तो मैंने समझाया था आपको, दोबारा समझते हैं। अगर यूनिवर्सल सेट मैंने दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है, और अगर ए सेट यूनिवर्सल सेट में से निकाला हुआ एक छोटा सा सेट है, तो याद रखिए ए यूनियन विद यूनिवर्सल सेट, तो क्या निकल के आएगा? 1 2 3 ऐसे लिखा यूनिवर्सल सेट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने क्या बोला था? एक एलिमेंट एक ही बार रिप्रेजेंट होगा, तो क्या आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये क्या निकल के आ रहा है? यूनिवर्सल सेट ही निकल के आ रहा है। सो व्हेनेवर किसी एक सेट की, ठीक है, यूनिवर्सल सेट के साथ आप यूनियन लोगे तो आपका आंसर हमेशा क्या निकल के आएगा? यूनियन ही निकल के आएगा, और यूनिवर्सल सेट ही निकल के आएगा। ठीक है, नोट करी जाओ प्रॉपर्टीज ध्यान से। इसी तरह से अगर ए की यूनियन फाई के साथ ले रहे हो, ठीक है, ए की यूनियन फाई के साथ ले रहे हो, तो वापस ए ही निकल के आ जाएगा। फाई इज द नल सेट, उसके अंदर तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो सारे के सारे एक ही एलिमेंट्स निकल के आ जाएंगे। इसे रिप्रेजेंट करना तो इसे भी देख सकते हैं। ठीक है, ए मैंने मान लिया 1 2 3। अब अगर ए की यूनियन फाइव के साथ ले रहा हूं तो ये 1 2 3। अब फाइव को तो ऐसे भी लिख सकते हैं कल खाली ब्रेसेस, तो क्या आंसर आ रहा है? 1 2 3। ठीक है, ये वापस किसके निकल रहा है? ए के इक्वल निकल गया।
सो व्हेनेवर आप यूनियन ले रहे हो फाइव के साथ तो वापस ए ही निकल के आएगा। ठीक है जी। ठीक है। सिमिलरली सिक्स्थ, अगर ए सबसेट है बी का, अब खुद अंदाजा लगा लो, ए अगर सबसेट है बी का, देन ए यूनियन बी किसके इक्वल आएगी? बी के इक्वल निकल के आएगी। ये तो बिल्कुल इसके साथ मैच कर रही है। ठीक है, ए यूनिवर्सल सेट में से ही निकल के आया था। इसी तरह से ए सबसेट ऑफ बी, मतलब ए के सारे एलिमेंट्स बी के बीच में है। अगर ए के सारे एलिमेंट्स बी के बीच में है तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा? बी निकल के आएगा। ठीक है, सो ये 6 प्रॉपर्टीज हैं, प्लीज नोट कर लो इसमें। ये यूनियन की प्रॉपर्टीज अभी तक डिस्कस किया हमने। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ूंगा इंटरसेक्शन आएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो इंटरसेक्शन निकल के आएगा। तो पहले इंटरसेक्शन के मीनिंग के ऊपर जाते हैं। ठीक है, इंटरसेक्शन के मीनिंग के ऊपर जाते हैं। इंटरसेक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट करते थे और इसका मतलब क्या होता है? एंड। इसका मतलब क्या निकल के आएगा? एंड। ठीक है, यूनियन का मतलब क्या निकल के आता था? और। इसका मतलब निकल के आएगा एंड। ठीक है, मीनिंग को याद रखिए क्योंकि आगे चल के हमें मीनिंग्स के साथ डील करना है। ठीक है, देन प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज के ऊपर आ रहा हूं, ध्यान दीजिए प्रॉपर्टीज के ऊपर। ठीक है, प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या बोल रहा है? पहली तो क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी। अब आपको इंटरसेक्शन का मीनिंग अगर याद हो तो क्या होता था? ए इंटरसेक्शन बी, तो इसका क्या होता था? कॉमन एलिमेंट्स। कॉमन एलिमेंट्स होते थे। ठीक है, जो ए के अंदर भी लाई कर रहे हैं और जो बी के अंदर भी लाई कर रहे हैं। तो दिस इज ए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, चाहे ए को आगे लिख लो चाहे बी को आगे लिख लो। सिमिलरली सेकंड, ए की इंटरसेक्शन ए के साथ ही, तो वापस ए ही निकल के आ जाएगा। अब ए के अंदर कॉमन एलिमेंट ए के साथ ए ही निकल के आएगा। शेयर कर रहे हैं कॉमन एलिमेंट, तो सारे के सारे निकल के आ गए। देन नेक्स्ट इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, जिसके मर्जी इंटरसेक्शन पहले ले लो, चाहे बी और सी की इंटरसेक्शन ले लो चाहे ए और बी की इंटरसेक्शन ले लो, एक ही बात निकल के आएगी। देन अगर यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन ले रहे हो, ठीक है, अगर यूनिवर्सल सेट के साथ आप इंटरसेक्शन ले रहे हो तो याद रखिएगा वापस ए ही निकल के आएगा। ठीक है, इसे समझ लेते हैं। ठीक है, इसे कैसे समझ सकते हैं? ठीक है, पीछे आपके पास ये चीज निकल के आ रही थी। ठीक है, हमारे पास ये चीज निकल के आ रही थी, तो हमने क्या लिया था? यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ए सेट मेरा निकल के आ रहा था 1 2 3। ठीक है, तो हमने क्या लेना है? आप पहले इंटरसेक्शन का मीनिंग की तरफ ध्यान दीजिए। ठीक है, मीनिंग में था कि कॉमन एलिमेंट्स लेने हैं। जिन्हें भी दो सेट्स का आप इंटरसेक्शन ले रहे हो उनके सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स लेने हैं। ठीक है, तो आप कॉमन एलिमेंट्स क्या लोगे? ए इंटरसेक्शन यू, तो कॉमन एलिमेंट्स क्या आएंगे? पहले तो आपने ए लिखा, इंटरसेक्शन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कॉमन एलिमेंट्स के बीच में मेरे पास क्या निकल के आ रहा है? ये 3 मेरे कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो इसे कैसे लिखूंगा? इस तरह से। ठीक है, तो आप इसे देखिए वापस ए ही निकल के आ गया। सो व्हेनेवर आप इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ लेंगे तो वो सेट वापस निकल के आ जाएगा आपके पास। वो सेट रेपिटेशन हो जाएगा उस सेट का। उस सेट का मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा? रेपिटेशन निकल के आ जाएगा। ठीक है जी, देन आगे बढ़ो। तो इसी तरह से इंटरसेक्शन अगर बी के साथ अगर आपकी इंटरसेक्शन 5 के साथ निकल के आ जाएगी तो वापस 5 आएगा। कॉमन एलिमेंट्स क्या होंगे? 5 निकल के आएगा, कोई एलिमेंट नहीं कॉमन है। ठीक है ना, नल सेट के बीच में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है और ए के बीच में एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या निकल के आएगा? कि नल सेट वापस ही निकल के आ जाएगा।
इसी तरह से अब लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, अगर A इज सबसेट ऑफ B है, ठीक है, ठीक है, अगर A इंटरसेक्शन B ले रहे हो तो छोटा एलिमेंट क्या है, B, वापस A ही निकल के आ जाएगा। ये बिल्कुल इसके साथ मैच करेगी प्रॉपर्टी। क्लियर निकल के आ रही है, ठीक है। सो हमने दो प्रॉपर्टीज कर ली हैं, इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज कर ली, यूनियन की प्रॉपर्टीज कर ली। समझ में आ रहा है? प्लीज मैं पूछ लूं एक बार, समझ में तो आ रहा है? प्लीज रिप्लाई करो, समझ में आ रहा है? सभी रिप्लाई करो। चलो वेरी गुड, ओके ओके ओके, ठीक है, ठीक है। सिमिलरली आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, ठीक है। आगे आ गया डिफरेंस, अगर आपको अच्छी तरह से याद हो डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। मैं डिफरेंस को क्लियर करूं पहले, वापस रिमाइंडर दूं, ठीक है, क्योंकि ये ऐसी नोटेशंस हैं कि समझ तो आ जाती हैं पहली बार में, पर पहली बार में याद नहीं रखी जाती, इन्हें रेपिटेशन देना पड़ता है। तो मैं पहले एक बार पिछले सेशन के बीच में इनके बारे में बता चुका हूं, ठीक है। आज प्रॉपर्टीज के साथ इनका रेपिटेशन दोबारा कर रहा हूं, तो थोड़ा सा रेपिटेशन देना पड़ता है, बच्चे को याद रखने में, स्टार्टिंग में याद रखने में दिक्कत आती है। वंस एक बार याद हो जाए फिर तो दिक्कत आती नहीं, ठीक है। अब अगर आपको डिफरेंस याद हो, ठीक है, अगर डिफरेंस की बात करें तो सबसे पहले इस फिगर की तरफ जाते हैं। ये रिप्रेजेंट कर रही है A माइनस बी को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है B माइनस ए को, ठीक है। ये B माइनस ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी, ठीक है। और डिफरेंस के बीच में क्या होता है, एग्जैक्टली, ठीक है। अगर आप बात करो डिफरेंस का मीनिंग क्या निकल गया, अगर मैं अपनी लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूं डिफरेंस का मीनिंग क्या निकल गया, एग्जैक्टली, या एग्जैक्टली की जगह लिखते हैं ओनली एलिमेंट्स ऑफ ए, जो सिर्फ ए में ही एलिमेंट्स है, दैट आर नोन एज ए माइनस बी। अब यहां पर क्या होगा, अगर मैं b माइनस ए को लिख रहा हूं तो इसका मतलब है ओनली एलिमेंट्स ऑफ b, ठीक है। अब इसके अंदर क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी नहीं लगती, ठीक है। क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी इसके अंदर। पिछले हमने यूनियन और इंटरसेक्शन में देखा था क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी लग रही थी, इसमें नहीं लग रही। क्यों? इसमें a माइनस बी करोगे तो आंसर क्या आ रहा है, अकेला a आ रहा है, ये a के एलिमेंट्स आ रहे हैं। अगर b माइनस a करोगे अकेले b के एलिमेंट्स आ रहे हैं, इस तरह से। क्लियर हो रही बात? चलो इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज हैं, उनके ऊपर बात कर लें तो आज का सेशन खत्म करते हैं, फिर कल आगे बढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट के साथ थोड़ा सा, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के साथ। लेकिन आज ये खत्म कर लें थोड़ा सा, ठीक है। अब याद रखिएगा, अगर a को a का a के साथ डिफरेंस लोगे व्हेनेवर, तो वो क्या निकल के आएगा, 5, क्योंकि कोई एलिमेंट ही नहीं बचेगा। सिमिलरली a का डिफरेंस अगर 5 के साथ लोगे तब भी मेरा आंसर क्या निकल के आएगा, 5 a, ठीक है। और अगर a का डिफरेंस यूनिवर्सल सेट के साथ लोगे तब भी क्या आंसर निकल के आएगा, 5 निकल के आएगा, ठीक है। इस बात को समझने की कोशिश करते हैं यहां पे, ठीक है। मेरे पास यहां पर ऑलरेडी लिखा ही बात, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसे रब कर रहा हूं, हो जा भाई रब, जल्दी हो जा। मुझे मालूम है अगला बैच शुरू होने वाला है, बस 2 मिनट लगने मुझे। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, अब a माइनस यू, इसका मतलब क्या था, यूनिवर्सल सेट, इसका मतलब क्या था, ओनली एलिमेंट्स ऑफ a, ठीक है। अब मैंने a के एलिमेंट्स लिख लिए, माइनस यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स लिख लिए।
अब ओनली एलिमेंट्स ऑफ ए के बीच में क्या होता था, जो एलिमेंट्स कॉमन एलिमेंट्स हैं ए और यू के, ठीक है, वो भी नहीं लिखने, जो कॉमन एलिमेंट्स लेने के बाद जो ए के बीच में बच रहा है, प्लीज अपना स्पीकर बंद कर लो, तो अगर मैं उसे ध्यान से देखूं तो मेरे पास यहां पर क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं बच रहा, 5 बच रहा है, ठीक है। ए और यूनियन के, ठीक है, ए के बीच में कॉमन एलिमेंट्स, जो ए के कॉमन एलिमेंट्स यूनियन के साथ निकल के आ रहे हैं, उन्हें निकालने के बाद ए के बीच में क्या बच रहा है, कुछ भी नहीं बच रहा, ठीक है। तो यूनियन अगर उसके साथ कुछ भी नहीं बच रहा तो मेरे पास यहां पर निकल के आ रहा आंसर, ठीक है। सो मूविंग फर्दर, अगर मैं आगे बढ़ूं, ठीक है, तो यहां पर मेरे पास क्या निकल के आया, ए का डिफरेंस यूनिवर्सल सेट के साथ क्या निकल के आया, 5। सिमिलरली दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ए का डिफरेंस बी इंटरसेक्शन सी को कैसे लिख सकते हैं, ए माइनस बी, ए का डिफरेंस पहले बी के साथ, यूनियन, अब यहां पर क्या आ गया, यूनियन का साइन निकल के आ गया, ठीक है। तो यहां पर ये इंटरचेंज हो रहे हैं। अब जो ये चीज का डिफरेंस निकल के आ रहा है ना, ये चीज जो निकल के आ रही है, ठीक है, इसके ऊपर हम बात करेंगे कल, ठीक है। ये कल का सेशन मेरा निकल के आएगा इसके ऊपर कि ये अचानक से इंटरसेक्शन यूनियन कैसे बन गया और यूनियन इंटरसेक्शन कैसे बन गया। हम कल इसकी